अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी सरमद ने हमें दस्तगीर कराची से भेजी है। ये कहानी 1985 की है। आइए कहानी को सरमद की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम सरमद है। हमारे घर में शुरू से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, जिसमें हमारी फैमिली और हमारे छोटे चचा की फैमिली, मेरी फुप्पो, दादा दादी थे। ये 2 मंजिला घर हमें छोटा तो पड़ता था, लेकिन हम सब मिलजुल कर रहते थे। चचा के 2 ही बच्चे थे, अलीना और हैदर। मैं और गुड्डी भी 2 ही बहन भाई थे। नीचे के 3 कमरे दादा दादी और हमारे वालिदैन के पास थे, और ऊपर 3 कमरे थे। एक कमरा फुप्पो, अलीना और गुड्डी के पास था, और दूसरा कमरा मेरा और हैदर का, जबकि तीसरा कमरा मेहमानों के लिए रखा हुआ था, जिसको दादी लॉक रखती थी। हमें पता था दादी ने वहां फुप्पो के जहेज की चीजें रखी हैं। ऊपर छोटा सा टेरेस भी था, और उसके दाएं तरफ ही छत को जाते हुए जीने थे। छत बड़ी थी, लेकिन फुप्पो के शौक ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। वो दीवानगी की हद तक जानवरों से प्यार करती थी। हमारी छत पे तोते, मुर्गा मुर्गी के बाकायदा पिंजरे बनाए हुए थे। दादा ने बचपन से ही उनके शौक में साथ दिया, वरना दादी तो बेहद चिढ़ा करती थी। लड़की जात है, हार्डी रोटी सीखे, क्या इन चीजों में लगी रहती है। लेकिन दादा की शह पर फुप्पो का शौक परवान चढ़ता ही रहा। घर वालों को देसी अंडे मिल जाते थे, और तो और बकरा ईद आने से 6 माह पहले बकरा भी पाल लिया जाता। पिछले साल से एक बिल्ला भी पाल लिया, जिसका नाम मोनू था। वो तो था ही घर का मेंबर। दादी को उससे सख्त चिढ़ थी। फुप्पो दादी के गुस्से की वजह से मोनू को नीचे जाने नहीं देती थी, और वो जाता भी नहीं था। वो भी शायद दादी की नापसंदीदगी समझता था। सारा दिन वो ऊपर के लाउंज में रखे सोफे पर अंगड़ाइयां लेता सोता रहता, या फिर ऊपर छत पर चला जाता। दिल करता तो वो छत से जंप लगाकर महल्ले में मटर गश्त करने निकल जाता। ये तब की बात है जब हम लोग मैट्रिक में थे। फुप्पो की उम्र उस वक्त 25 साल के करीब होगी। बस फुप्पो की किस्मत थी कि उनका रिश्ता अभी तक कहीं नहीं हो पाया। दादी ने और हमारी अम्माओं ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन कहीं बात न बन पाती। उस दिन 2 गली पीछे जानने वालों के यहां मिलाद था। हमारी माओ ने तो जाने से माजरत कर ली थी, लेकिन दादी ने फुप्पो, अलीना और गुड्डी को भेज दिया। दादी बेचारी इस उम्मीद पर भी फुप्पो को भेजती थी कि शायद इसी बहाने इनका कहीं से रिश्ता आ जाए। मिलाद के बाद खाना भी था। 9:30 बजे फुप्पो का फोन आया, सरमद को लेने भेज दे। मैं जाने के मूड में तो नहीं था, लेकिन इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। मैं उनको लेने निकल पड़ा। ये सर्दियों के दिन थे। उस वक्त यही लग रहा था कि बहुत रात हो गई है। मैंने उन लोगों को साथ लिया और हम अपने घर की तरफ चल पड़े। अभी हमने पहली गली ही क्रॉस की थी कि हमारे दाएं हाथ पर हमारे इलाके की निशानी, वो कचरा कुंडी आ गई। उसको क्रॉस करके 2 गली के बाद हमारा घर था। जैसे ही हम बातें करते उस कचरा कुंडी की तरफ से गुजरे, एक दर्दनाक सी म्याऊं म्याऊं हमारी समातों से टकराई। मैं तो नजरअंदाज करके आगे निकलने लगा, लेकिन फुप्पो कैसे कर सकती थी। उनकी तो ममता जाग गई। फुप्पो रुक गई तो हमें भी रुकना पड़ा। अरे भाई ढूंढो, ये आवाज कहां से आ रही है। अब हम सब लगे ढूंढने, और हमें ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी। वो हमें कचरा कुंडी के बराबर वाली गली पर बैठा दिख गया। फुप्पो तो फौरन उसके सर पर पहुंच गई। वो वाकई बहुत छोटा
اور मासूम सा था। उसकी अम्मी तो हमें कहीं नहीं दिखी। पुप्पो ने उसको फौरन उठाकर अपनी चादर में छुपा लिया। मैंने उनको मना भी किया, पुप्पो दादी बहुत गुस्सा करेंगी। अम्मा को बताएगा कौन? तुम लोग? उन्होंने जिस तरह पूछा, हम तीनों ने नफी में गर्दन हिला दी और हम उस बिल्ली के बच्चे को उठाए घर की तरफ चल पड़े। वो बच्चा तो पुप्पो की गोद में जाकर बिल्कुल चुप हो गया। हम दबे पांव घर में दाखिल हुए। पुप्पो तो उसको चादर में छुपाए सीधी ऊपर चली गई, अपने बिस्तर में छुपा दिया। वो भी बिस्तर में लेटकर सो गया जैसे सोने ही आया हो। पहले दिन तो पुप्पो ने उसको रुई में भिगो भिगो कर दूध पिलाया। दादी को क्या, हमारी अम्माओं को भी हवा नहीं लगी, क्योंकि ये लोग कम ही ऊपर आते थे। घर में एक अदद बिल्ली का बच्चा आ चुका था। पुप्पो ने उसको कमरे के वॉशरूम में रखा तो वो शोर मचाने लगा। नीचे आवाज जाने के डर से पुप्पो ने उसको अपने साथ बिस्तर में ही सुला लिया। मोनू को तो पुप्पो कमरे में नहीं सुलाती थी। वो ऊपर के लॉन्ज का बेताज बादशाह था, आजादी से वहां घूमता था। उसको भी इस बच्चे की आमद का पता नहीं चला। मैंने जब दूसरे दिन उस बिल्ली के बच्चे को देखा तो न जाने क्यों मुझे इतना मिस्कीन नहीं लगा जितना उस रात लगा था। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं और वो जितना छोटू था उसको पुप्पो के बिस्तर में ही रहना होता था। न सिर्फ पुप्पो बल्कि गुड्डी और अलीना भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। दिन में भी कोई ना कोई ऊपर जरूर होता। उसको आए 5 दिन गुजरे होंगे और फिर कुछ अजीब सी चीजों का आगाज हुआ। ये मैं आपको बताता चलूं, हमारा घर हॉन्टेड नहीं था, ना ही हमें कभी भी किसी गैर मरई चीज का एहसास हुआ। वो छठा दिन था। फ्रिज में से पूरा 1.5 किलो दूध गायब था। पतीला ऐसे रखा था जैसे किसी ने साफ करके रख दिया है। दादी ने बड़ी तफ्तीश की। उनको लग रहा था हम में से किसी ने रात को दूध से काफी बनाई है या मिल्क शेक, और अब हम बता नहीं रहे। मैंने यही कहा, अगर हम ये सब करते तो शोर होता, लाजमी आप लोगों को पता चल जाता। मेरे जुमले पर दादी चौंक गई। अब जो बात उन्होंने कही, हम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दादी कह रही थी, रात को अपने सिराने ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बिल्ली का बच्चा बारीक सी म्याऊं म्याऊं निकाल रहा है, लेकिन वो नींद में थी। 1-2 बार आंख खुली भी तो परवाह नहीं की। गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया। हमारी तो जान छूटी। हम सब तो नीचे थे। गुड्डी से कमरे का दरवाजा खुला रह गया। मैं ही सबसे पहले ऊपर गया। दरवाजा खुला देखकर मुझे अनजाना सा खदशा हुआ, कहीं मोनू कमरे में ना चला गया हो, वो उस मासूम बच्चे पर हमला ना कर दे। मैं भागकर कमरे में गया। जो मंजर मैंने देखा वो हैरान कुन था। परेशान मोनू कमरे के कोने में दबका हुआ था। उसके सारे बाल खड़े थे जैसे बिल्ले खौफजदा हो जाते हैं, और वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा इत्मीनान से पलंग के बीचों बीच बैठा था। उसे इतने बड़े बिल्ले के सामने होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, न उसको कोई डर था, बल्कि मुझे तो यूं लगा जैसे वो मोनू को डरा रहा हो। बात अजीब थी। मोनू एक तगड़ा बिल्ला, वो एक नन्ही सी जान। कुछ तो चल रहा था मेरे कमरे में आने से पहले, लेकिन क्या पता नहीं। मुझे आता देखकर मोनू छत की सीढ़ियों की तरफ भाग गया। पुप्पो लोग भी ऊपर आ गए। मैंने उनसे कुछ न कहा। यह बात इतनी अहम नहीं थी, और अगर मैं समझता तो बात वाकई गौर तलब थी। मुझे सेंटर जाना था। मैं अपनी किताबें उठाकर निकल गया। दूसरे दिन सुबह पुप्पो ने मोनू का खाना निकाल कर रखा, लेकिन मोनू नहीं आया। कभी कभी वो सारा दिन नहीं आता था।
تو شام میں آ جاتا تھا، لیکن وہ شام کو بھی نہیں آیا۔ پھپھو کو اور ہمیں تشویش تو ہوئی، اگر وہ سارا دن نہیں لوٹا تو شام کو تو ضرور آتا۔ دوسرے دن صبح ہی ہم باتیں کر رہے تھے کہ میرے دوست نے آ کر مجھے بتایا، تمہارا مونو کچرا کنڈی میں مرا پڑا ہے، اس کو کسی جانور نے مار دیا ہے۔ میں پہلے تو بغیر بتائے خود دیکھ کر آیا، وہ واقعی مرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ کافی زخمی بھی تھا۔ اب یہ بات اگر گھر میں نہیں بھی بتاتا تو بھی پتہ چل ہی جانی تھی، کیونکہ پورا محلہ مونو کو جانتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنا تگڑا بلّا اس کو کیسے کسی نے مار دیا۔ میں نے گھر آ کر بتایا، پھپھو تو رونے بیٹھ گئی۔ دادی کو بھی افسوس ہو رہا تھا تو گھر کا پالتو جانور۔ کچھ دن تو پھپھو نے جم کر سوگ منایا، پھر اس بلی کے بچے میں ان کا دل لگ گیا۔ اب تو سارے گھر کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک عدد بلی کا بچہ ہمارے گھر میں ہے۔ دادی نے کچھ کہا نہیں، پھپھو نے اس کا نام شیرو رکھ دیا۔ توجہ، پیار اور دیکھ بھال سے شیرو مہینے بھر میں ہی تگڑا ہو گیا تھا، اور اب وہ مونو کی جگہ لاؤنج میں صوفے پہ ڈیرا ڈالے رکھتا۔ گھر میں عجیب و غریب چیزیں اکثر ہونے لگی۔ مہینے میں 1 سے 2 بار پھپھو کا کوئی نہ کوئی جانور، طوطا، مرغا، صبح مردہ پائے جاتے۔ اس وقت شیرو اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس پر شک جاتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ پھپھو کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ انہوں نے پھپھو کی تصویر دیکھ کر ان کو پسند کر لیا تھا۔ اب وہ باضابطہ طور پر ملنے آ رہے تھے۔ امید تو یہی تھی کہ یہاں پھپھو کا رشتہ ہو جائے گا۔ اچانک ہی مہمانوں کے آنے سے پہلے گھر میں بہت ہی گندی سی بدبو پھیل گئی۔ کھڑکیاں کھول دیں، سارے پنکھے دروازے کھول دیے، روم اسپرے کی بارش کر دی۔ بس تھوڑا فرق پڑا، لیکن پھر وہ بدبو تیز ہو جاتی۔ اب ہم پریشان تھے کہ مہمان آنے والے ہیں، کیا کریں؟ میری دادی کی تو رونے والی شکل ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو مسلح بچھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور اللہ کا شکر ہوا کہ 10 منٹ بعد ہی وہ بدبو ہلکی ہو گئی، اور پھر مہمانوں کے آنے تک ختم ہی ہو گئی۔ گھر میں کھانے کے لیے کافی کچھ بنا تھا، پھر بھی میں 2 بار بیکری سے سامان لایا۔ مقررہ وقت پر وہ لوگ آ گئے۔ 3 خواتین تھیں اور کافی مہذب لگ رہی تھی۔ دادی اور پھپھو کے چہرے پر دبی دبی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اور حیدر اب ویٹنگ پر تھے کہ مہمان جائیں اور ہم پیٹ پوجا کریں۔ اندر سے اتنی اچھی خوش گپیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک وہ آوازیں چیخوں میں بدل گئیں۔ خواتین کی چیخوں سے ہم دونوں بھی گھبرا کر اندر بھاگے۔ صورتحال بہت عجیب تھی۔ کھانے کی ٹرے جو میز پر رکھی تھی، اس میں بہت بڑی اور موٹی چھپکلی تھی، جو اچھل کر رشتے کے لیے آئی ہوئی خاتون کی گود میں جا گری۔ صورتحال سنگین ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ یہ ہوئی کہ وہ چھپکلی ان کی گود سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ لڑکے کی اماں تھی۔ وہ لوگ پھر رکے نہیں، فوراً ہی چلے گئے۔ پھپھو کی تو شکل چھوٹی سی ہو گئی تھی، وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی نے سر پکڑ لیا۔ وہ تمام کھانے کی چیزیں اب مشکوک ہو گئی تھی، اسی لیے ضائع کر دی گئی۔ سب کو چپ لگ گئی۔ رات ابو، دادا اور چچا گھر آئے۔ رات کے کھانے پر ان کو بھی ساری بات پتہ چلی۔ بات پریشانی کی تو تھی، لیکن ابا نے یہ کہہ دیا کہ ان کو پھر انوائٹ کر لے۔ جو ہوا کوئی جان کر تھوڑی کیا گیا، لیکن یہ بات سبھی کہہ رہے تھے کہ چھپکلی تو ہمارے گھر میں عام حالات میں بھی نہیں دکھی، یہ کھانے کی ٹیبل پر کیسے آ گئی؟ پھپھو تو کھانا کھانے ہی نہیں آئی، بس وہ اپنے شیرو کے ساتھ
कमरे में दुखी बैठी रही। मैं उनको बुलाने भी गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। वो रो रही थी और शेरू से बातें कर रही थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और वो उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं कमरे में दाखिल हो गया। पुप्पो, क्या है यार, आप इन बातों को दिल से ना लगाएं। वो शेरू को छोड़कर मेरे कंधे पे सर रखकर रो पड़ी। मैंने बहुत वाज़े देखा। मेरे इस तरह आने को शेरू ने पसंद नहीं किया। वो बाकायदा मुंह खोलकर बेआवाज गुर्राया। मुझे हैरत हुई। वो तो ऐसा मासूम बीबा सा था, लेकिन मेरा ध्यान हट गया। मैं पुप्पो की बात सुनने और उनको समझाने में लग गया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग के कोने में ठहर गई। दूसरे दिन ही उन लोगों ने फोन करके रिश्ते के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी अम्मी के कल से जिस्म में बहुत दर्द है। उनको तो यह जादू टोने का मामला लग रहा था। दादी ने कहा, अगर रिश्ता नहीं करना तो ना करे, हमारी बच्ची पर इल्जाम तो न लगाए। लेकिन दादी के दिल में एक वसवसा आ गया था। उन्होंने एक बुजुर्ग से राब्ता किया। वो अजमेर शरीफ गए हुए थे। दादी को उनके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं था। दादी ने तय किया हुआ था, जैसे ही वो आएंगे उनको मिलने जाएंगी। उसके बाद 2 माह गुजर गए। पुप्पो के रिश्ते की कोई बात नहीं छिड़ी। मैं फर्स्ट ईयर में आ गया था। मेरा कॉलेज और सेंटर शुरू हो गया था। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। उन दिनों घर के वही रूटीन थे, पुप्पो और उनकी दुनिया। हम बहुत बिजी रहने लगे थे। आते जाते मुझे ऊपर लाउंज में शेरू सोफे पर बैठा दिख जाता तो मैं उसे प्यार कर लेता। वो काफी अच्छा हो गया था। उन दिनों मेरी दोस्ती फोन पर एक लड़की से हो गई। और आप लोग समझ सकते हैं, जब इस तरह के मामले हो तो पहली बात तो यही होती है, फोन पर राब्ते होते हैं, रात भर जागा जाता है। इस मामले को मुझे हैदर से भी छुपाना था, वरना वो सबको बता देता। मैंने दादी से उस कमरे की चाबी ले ली कि मुझे पढ़ना है। अब मैं आजादी से रात भर बात कर सकता था। पहले दिन रात के 2 बजे मुझे उस लड़की ने कॉल की। हम बातों में मगन थे। आधा घंटा गुजरा होगा, मुझे बाहर कुछ खटका सा महसूस हुआ। मुझे पता था लाउंज में उस वक्त शेरू पड़ा सो रहा होता है, लेकिन मेरे दिल में चोर तो था ही। मैंने कॉल होल्ड पर की और दरवाजे के सुराख से बाहर झांकने लगा। काश मैं नहीं झांकता। जो मैंने देखा उसने मेरी हालत गैर कर दी। पुप्पो और मेरे कमरे के दरवाजे के बीच में वो सोफा था। उस छोटे से सुराख से सिर्फ पुप्पो का ही दरवाजा दिख रहा था। फिर मेरी नजर सोफे पे पड़ गई। वहां शेरू तो था, लेकिन उसका हजम पूरे सोफे पर फैला हुआ था। वो शेरू इतना बड़ा था कि पूरे सोफे पर भी मुश्किल से आ रहा था। वो 6 फीट का बन गया था और गर्दन घुमाकर पुप्पो के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैं अगर अपने कमरे में होता, वहां कम से कम हैदर तो होता। यहां मैं अपनी आशिकी के चक्कर में तन्हा था। उस शेरू पर या तो कोई जिन आया हुआ था या वो खुद जिन था, और अब उसका यह राज मुझे पता चल गया था। और अगर वो ये जान गया कि मैं ये सब जान गया हूं, तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं कांपती टांगों के साथ बगैर कोई आवाज किए बिस्तर में जा घुसा। वो रात कयामत की रात थी। पूरी रात मैंने दुआएं और कुरानी आयतें पढ़ते गुजार दी। सुबह की रोशनी फैली, घर में गहमा गहमी हुई। सब लोग उठ गए, तब भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर निकलूं। मुझे तेज बुखार चढ़ गया था। मुझे गुड्डी उठाने आई तो मैंने दरवाजा खोला। सारी हिम्मत जमा करके बगैर इधर उधर देखे दादी के कमरे की तरफ भागा।
دادی کو دیکھتے ہی میں ان سے لپٹ گیا. مجھے کچھ ہوش نہ رہا. سارا گھر پریشان ہو گیا. دادی تو مجھے پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی. جب میرا بخار اترا تو میں نے خاموشی سے دادی کو ساری بات بتا دی. دادی کو شک تو تھا. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ رات کے وقت بڑے معاملات ہوتے ہیں. وہ بولتی نہیں تھی کہ بچے ڈر جائیں گے اور یہ چیزیں بولنے سے اور بڑھ نہ جائے. دادی نے مجھے کہا چلو میرے ساتھ، اور مجھے لیے وہ ناظم آباد میں انہی بزرگ کے گھر پہنچی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اجمیر سے آ گئے تھے. انہوں نے ہماری ساری بات سنی. میں نے بتایا ہمیں شیرو کہاں اور کیسے ملا تھا. یہ بات تو دادی کو بھی پتا نہیں تھی. وہ واقعی پہنچے ہوئے بزرگ تھے. انہوں نے بتایا بہت دنوں سے ایک مخلوق ہمارے گھر میں ہے. پہلے تو اسے گھر سے دور کرنا ہے، پھر باقی معاملات دیکھیں گے. انہوں نے پانی دم کر کے دیا کہ وہ شیرو کے رات کے کھانے میں ملانا تھا، اور ایک پانی الگ دیا جو گھر کے ہر کونے میں چھڑکنا تھا. ہم گھر آ گئے اور ہم نے ایسا ہی کیا. دادی نے ہی بہانے سے اس پانی کو شیرو کے کھانے میں ملا دیا. لیکن اس رات شیرو نہ جانے کہاں چلا گیا. پھپھو بہت پریشان ہو رہی تھی. میں نے تو سکون کا سانس لیا. گھر میں ہر طرف پانی چھڑک دیا گیا تھا. پھر وہ دن اور اگلے 3 دن وہ نہ آیا. وہ بزرگ ہمارے گھر بھی آئے، حصار کھینچ کر پڑھائی کر گئے، لیکن تنبیہ کر گئے کہ ہمیں محتاط رہنا ہے. بلی کا روپ لے کر تو یہ ابھی گھر میں آیا ہے. یہ بہت پہلے سے پھپھو کے پیچھے ہے. یہی ان کی شادی نہیں ہونے دے رہا. لیکن پھر وہ شیرو تو نہ آیا. ایک بار میں جب اس کچرا کنڈی کی طرف سے گزرا تو مجھے وہاں ایک آدمی دکھا جو ہمارے علاقے کا نہیں تھا. وہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا. وہ کچھ بولا تو نہیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دماغ نے سگنل دیا. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پھر ایسا ہوا بھی. زندگی میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے. میرا ایکسیڈنٹ ہوا، تعلیم ادھوری رہ گئی، بزنس کیا وہاں بھی گھاٹا ہوا. میری شادی علینا سے ہو گئی، لیکن حالات نہ بدلے. پھر میں دبئی آ گیا. سفر میرے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوا. یہاں آ کر میں سیٹ ہو ہی گیا. وقت کے ساتھ ساتھ علینا اور امی ابو کو بھی بلا لیا. دادا دادی کا انتقال ہو گیا تھا. پھپھو کی شادی آج بھی نہیں ہو پائی. وہ چچا اور چچی کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہیں.